Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohammad Sohil and today we are going to start new topic that is UV visible spectroscopy जो आपको बीफार्म एज वेल एज एमफार्म के सिलेबस में कॉमन मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस मीन्स डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ को एनालाइज करना, इसको हम एनालिसिस बोलते हैं। इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी को चेक करते हैं एंड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी चेक द क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो ये बेसिक है बिहाइंड एनालिसिस। देन अब हम समझते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, स्पेक्ट्रो एंड स्कोपी, जिसमें स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम दैट इज लाइट एंड स्कोपी का मतलब होता है टू डिटरमाइन और टू स्टडी। सो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी अननोन सैंपल को डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और सिंपली सेइंग विद द हेल्प ऑफ लाइट हम अननोन सैंपल को डिटरमाइन कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। Atomic spectroscopy is concerned with the interaction of electromagnetic radiation with atoms, and molecular spectroscopy deals with the interaction of electromagnetic radiation with molecules. So this is all about the spectroscopy. Then हम समझते हैं frequency क्या होता है। Frequency is denoted by V और eta. It is defined as the number of time electrical field radiation oscillates in 1 second. Basically आप समझिए कि जो number of waves per second form हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। देन वेवलेंथ, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्ट ऑफ द वेव इन द सेम फेज, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ। इसको आप ऐसा समझिए, जितने भी पीक्स बन रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। देन अब हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। देयर आर टू स्टेट्स, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एंड सेकंड वन इज एक्साइटेड स्टेट। अगर मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है विद द यूज ऑफ एनर्जी और एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। और मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं विद द लॉस ऑफ एनर्जी, उसको हम बोलेंगे एमिशन। व्हेन द मॉलिक्यूल इज मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट विद द यूज ऑफ एनर्जी और एब्जॉर्ब द एनर्जी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एंड व्हेन द मॉलिक्यूल इज मूव फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट विद द लॉस ऑफ एनर्जी और रिलीज द एनर्जी इज कॉल्ड एज एमिशन। अब आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ रेंजेस पता होने चाहिए। यूवी रेडिएशन विच रेंजेस फ्रॉम 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, और अगर कलर्ड कंपाउंड रहा तो वो एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, दैट इज विजिबल रीजन। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। व्हेन एनी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी लाइट एंड ट्रैवल फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर कोई मॉलिक्यूल है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रैवल कर रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन बी वेरी बिकॉज ईच एंड एवरी कंपाउंड कैन बी एब्जॉर्ब द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फर्स्ट सिग्मा सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन, सेकंड सिग्मा पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन, थर्ड पाई सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन, देन फिफ्थ पाई पाई, then n sigma or n pi. So there are 6 types. In this slide only 4 types are mentioned, but there are total 6 types of electronic transition. First is sigma sigma antibonding transition. Sigma sigma antibonding absorb high energy, means energy requirement is high in sigma sigma antibonding. sigma sigma antibonding में एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो होती है हाई होती है, और इसकी एग्जांपल है CH4 दैट इज मीथेन और C2H5 दैट इज इथेन। और जो वेवलेंथ होती है सिग्मा सिग्मा एंटीबॉन्डिंग में होती है 125 नैनोमीटर। Then second is sigma pi antibonding. Sigma pi antibonding absorb less energy as compared to sigma sigma antibonding. Means energy requirement is less in sigma pi antibonding transition. इसमें सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड होते हैं, और जो वेवलेंथ होती है सिग्मा पाई एंटीबॉन्डिंग की वो 150 नैनोमीटर होती है, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सिग्मा सिग्मा एंटीबॉन्डिंग से कम होती है। देन थर्ड पाई सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन। पाई सिग्मा एंटीबॉन्डिंग absorb less energy as compared to sigma sigma as well as sigma pi, means energy requirement is less in pi sigma antibonding transition. इसमें भी सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड होते हैं, और जो वेवलेंथ होती है पाई सिग्मा एंटीबॉन्डिंग की वो 170 नैनोमीटर होती है। देन फोर्थ पाई पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन। पाई पाई एंटीबॉन्डिंग absorb less energy as compared to sigma sigma, sigma pi and pi sigma antibonding. These are those compound which has pi bond in between them. And then last n pi antibonding transition.
n pi anti-bonding transition absorb less energy as compared to sigma sigma, sigma pi, pi sigma, pi pi and n sigma. These are those compound which has double bond and lone pair. ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी होता है और लोन पेयर भी होता है और इसकी वेवलेंथ होती है 300 नैनोमीटर. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. नाउ अब हम समझ लेते हैं लॉज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. द टू सेपरेट लॉज गवर्निंग एब्जॉर्प्शन आर नोन एज बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ एंड इन कॉम्बिनेशन इट इज नोन एज बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ. दो सेपरेट लॉज बनाए गए हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर कैलकुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, that is Beer's law and Lambert's law. In Beer's law, the amount of light absorbed by a material is proportional to concentration, and in Lambert's law, the amount of light absorbed is proportional to the thickness of absorbing material and is independent of intensity of incident light. According to Beer's law, the absorption of any monochromatic light is directly proportional to the concentration of sample. Beer's law के according जो absorption होता है any monochromatic light का वो directly proportional होता है concentration of sample. और अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, दैट इज एल. जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ के, दैट इज एल. देन अगर हम दोनों लॉस को कंबाइन कर दे तो हमारे सामने एक इक्वेशन बनेगी ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल, जिसमें ए है एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन है एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट, सी है कॉन्सेंट्रेशन और एल है पाथ लेंथ. सो दिस इज ऑल अबाउट द बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ. नाउ अब हम समझ लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. Instrumentation of UV visible spectroscopy consists of sources of light or sources of radiation, then wavelength selector which is also known as monochromator, then third sample holder which is hold the caveats, then fourth detectors, and last is recording system or recorder. So these all are the parts of instrumentation which comes under the UV visible spectroscopy. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लाइट की. लाइट शुड बी स्टेबल, लाइट को स्टेबल होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए. अगर हम कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं लाइट को तो उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा रिजल्ट आने में प्रॉब्लम हो सकती है. सो ये सब है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट की. देन सोर्सेज ऑफ लाइट के कुछ टाइप्स है. फर्स्ट है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, सेकंड जेनोन डिस्चार्ज लैम्प, थर्ड मर्क्यूरी आर्क लैम्प. फर्स्ट है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प. इन हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड इज इनक्लोज्ड इन अ ग्लास ट्यूब provided with silica or quartz window for UV radiation to pass through and it is filled with hydrogen gas. हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प में पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि इंक्लोज्ड होते हैं एक ग्लास ट्यूब में, और उन ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी होती है. बेसिकली हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प स्टेबल होते हैं और वो रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 120 टू 350 नैनोमीटर. देन सेकंड है ड्यूटेरियम लैम्प. इट इज सिमिलर टू हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प बट इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यूटेरियम गैस इज यूज्ड. इट प्रोवाइड्स रेडिएशन in the range of 185 to 380 nanometer. The spectroscopic technique is not useful below 200 nanometer. Since oxygen absorbs strongly at 185 nanometer, the region below 200 nanometer is called vacuum UV region. Basically ड्यूटेरियम लैम्प सिमिलर होता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प की तरह, लेकिन इसमें ड्यूटेरियम गैस यूज्ड होती है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस. Then third is xenon arc lamp. In this, xenon gas is stored under pressure. The UV light produced by this lamp is of a greater intensity compared to hydrogen discharge lamp. Emission of visible radiation also occur along with UV radiation and wavelength range from 200 to 1000 nanometer. बेसिकली इस लैम्प में हम जेनोन गैस स्टोर करते हैं अंडर प्रेशर, और जेनोन आर्क लैम्प की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प. और जेनोन आर्क लैम्प हाई वोल्टेज पर ऑपरेट करने की वजह से गर्म हो जाता है, तो हम इसके लिए थर्मल इंसुलेशन यूज़ करते हैं. इस लैम्प की वेवलेंथ होती है 200 to 1000 नैनोमीटर. Then last है tungsten halogen lamp. It is a special class of lamp with iodine added to normal filling gas. The envelope is made up of quartz to tolerate higher lamp operating temperature. Often a heat absorbing filter is inserted between the lamp and the sample holder to remove IR radiation, that is infrared radiation. The glass envelope absorbs strongly below 350 nanometer and the wavelength of tungsten halogen lamp in between 350 to 3000 nanometer. So this is all about the sources of light. देन सेकंड हम समझते हैं मोनोक्रोमेटर. बेसिकली मोनोक्रोमेटर इज यूज टू कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटर हम यूज करते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोक्रोमेटर, प्रिज्म मोनोक्रोमेटर एंड ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर. फर्स्ट है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर. दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास, क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका. प्रिज्म मोनोक्रोमेटर बेसिकली ग्लास, क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका से बने होते हैं. इसके दो टाइप्स है, रिफ्रैक्टिव टाइप एंड रिफ्लेक्टिव टाइप. देन सेकंड होता है ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर. ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स
are made up of glass, quartz or alkyl halide like potassium bromide, sodium bromide. Back surface of grating are coated with aluminium to make them reflective. इसके भी दो टाइप्स होते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. फर्स्ट है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. It works on the mechanism of reinforcement, that is strengthening. The incident rays are reinforced with those reflected, resulting in radiation whose wavelength is expressed by equation. This is the basic equation of diffraction grating, that is wavelength is equals to d into sine I plus minus sine r upon n, where n is equals to order, that is number 0, 1, 2, 3. Lambda is equals to wavelength of the resultant radiation d, that is grating spacing I, angle of incident, and r is angle of reflection. Then second is transmission grating. In this type of grating, the refracted rays produce reinforcement, that is strengthening. When the transmitted radiation reinforces with the refracted radiation, a resultant radiation is obtained whose wavelength is given by the equation. Transmission grating के लिए भी एक equation दी गई है, that is lambda is equals to d in bracket sin theta upon n, where lambda is equals to wavelength of the resultant radiation, d is equals to grating spacing, theta is equals to angle of diffraction, and n denoted as order number, that is 0, 1, 2, 3. Then third is sample cell or sample holder. The cells or cuvettes are used for handling liquid samples. Basically इसमें हम cuvettes use करेंगे for handling liquid sample. The cuvettes may be either rectangular or cylindrical in nature. For study in UV region, the cells are prepared from quartz or fused silica, whereas colored corrected fused glass is used for visible region. No fingerprint or blotches should be present on the cell. Cleaning is carried out washing with distilled water or with dilute alcohol or acetone. Then fourth है detectors. Detectors are the device which convert light energy into electrical signals that are displayed on the readout devices. Basically detector use करते हैं हम for converting light energy into electrical signals. Sample absorb a part of radiation and the remaining is transmitted. The transmitted radiation falls on the detector, which determines the intensity of radiation. There are different types of detector we use. First, photomultiplier tube, second photovoltaic cell, and third one is phototubes. First है photomultiplier tube. It works on the principle of multiplication of the photo electrons by secondary emission of electron. The emission of electron is increased by a factor of 4 or 5 due to secondary emission of electron. Basically इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है मल्टीप्लिकेशन पर, जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते हैं बाय सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक प्राइमरी इलेक्ट्रोड फिक्स होता है और जो सैंपल से रेडिएशन आती है उसको रिसीव करता है. फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में 8 से 10 डायनोड फिक्स होते हैं. ये ट्यूब एक्सट्रीम लेवल पर सेंसिटिव होता है. देन सेकंड है फोटोवोल्टाइक सेल. When light rays falls on the selenium layer, electrons are generated and taken by the photocathode. Electrons get accumulated, which result in the generation of electric current. The current flow causes deflection in the galvanometer, which gives the measure of the intensity of the radiation. फोटोवोल्टाइक सेल को बैरियर लेयर सेल भी बोलते हैं. इसमें थिन फिल्म मेटेलिक लेयर होती है, वो अंडर सिल्वर और गोल्ड में कोटेड होती है और वो लेयर एक्ट करती है एज एन इलेक्ट्रोड्स. मेटेलिक लेयर के अलावा एक मेटल बेस प्लेट भी होती है विच एक्ट एज एन अनदर इलेक्ट्रोड. और ये दोनों लेयर, दैट इज थिन फिल्म मेटेलिक लेयर और मेटल बेस प्लेट, वो सेपरेट होते हैं बाय सेमी कंडक्टर लेयर जिसको हम बोलते हैं सेलेनियम लेयर. दिस इज ऑल अबाउट फोटोवोल्टाइक सेल. देन थर्ड है फोटो ट्यूब्स, जिसको हम फोटो एमिसिव ट्यूब भी बोलते हैं. When light falls on the photocathode, electrons are produced that travel towards the collector anode and generate current. The amount of current generated is directly proportional to the intensity of light. So this is all about the detectors. Then UV का last instrument है recorder, which is also known as readout devices. There are two types of instrument are available which act as a recorder. First है single beam UV visible spectrophotometer and second है double beam UV visible spectrophotometer. Then last is application of UV visible spectrophotometer. There are number of application. First, detection of impurities, then quantitative analysis of any compound, then qualitative analysis of any compound, and structure elucidation of organic compound. So these all are the application of UV visible spectrophotometer.